किसी भी प्रश्न हम कहते थे प्रतित्पन्न मतित्व। क्या था, आपने कोई सवाल किया, आपने जवाब दे दिया। मेरी आइडेंटिटी क्या है? अपनी पर्सनल आइडेंटिटी के लिए मरा जा रहा है। और केवल व्यक्ति नहीं, तो वर्ग भी, समूह भी, अलग-अलग नए समूह पैदा किए जा रहे हैं जो अपनी आइडेंटिटी के लिए परेशान हैं। भारतीय सभ्यता की जो विशेषता है ना, वो यह है कि यह एक पहली सबसे मानवीय सभ्यता है। केवलाघो भवति केवलादि। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज चलते हैं श्री रविशंकर सर के पास, जो सीसीएस के फाउंडर है, यानी सेंटर फॉर सिविलाइजेशन स्टडीज। ये संपादक रह चुके हैं पांचजन्य में और अभी संपादक है गगनाचल मैगजीन में। आज के हमारे मुख्य विषय रहेंगे यूथ चैलेंजेस, जो आजकल यूथ चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। जैसे आप घर से मूलभूत सिद्धांत को छोड़ लेके जाते हैं, पर बाहर जाकर के वो कुछ और ही सोसाइटी में पता लगता है। लिव इन रिलेशनशिप जैसी मुख्य बात। थर्ड हमारा पॉइंट रहेगा विकास के ऊपर। विकास जो आज हमें दिखाया जा रहा है, क्या वो वही विकास है? क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट रियल में हो रही है? और यूरोप की डार्क रियलिटी से हमें अवगत कराया जाए। मैं आपको इनके यूट्यूब का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप जाकर के इनकी यूट्यूब की वीडियोस देख सकते हैं। ये 2 पुस्तकें इनकी स्क्रीन पे शो हो रही होंगी, आप इन्हें भी पढ़ सकते हैं। तो चलते हैं श्री रविशंकर सर के पास। नमस्ते, नमस्ते। तो आज हम आपसे इंडियन सिविलाइजेशन के रिगार्डिंग कुछ बातचीत करेंगे, कुछ चर्चा करेंगे। तो आप पहला मेरा क्वेश्चन ये रहेगा कि भारतीय सिविलाइजेशन के रिगार्डिंग आपका क्या पर्सपेक्टिव है? यानी जो जो आपको लगता है कि भारत के प्राचीन समय में ये परंपराएं अच्छी थी, जो आज के समय में अगर हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और जिसको हम आज के जो यूथ हैं जो भूलते जा रहे हैं। तो इस पे थोड़ा-सा प्रकाश कीजिए। भारतीय सभ्यता की जो विशेषता है ना, वो यह है कि यह एक पहली सबसे मानवीय सभ्यता है। जी, जी। मानवोचित जो व्यवहार है, वह यहाँ पर जितने स्पष्ट ढंग से बताए गए हैं, शायद कहीं और नहीं है। तो किसके साथ कैसा व्यवहार करना, पशुओं के साथ कैसा करना, अ, वृक्षों के साथ कैसा करना, पारिवारिक संबंधों में कैसा व्यवहार करना, मनुष्य का मनुष्य के साथ कैसा व्यवहार हो, जी। यह भारतीय सभ्यता की एक विशेषता जिसको हम यूएसपी कह सकते हैं। वो एक प्रकार की यूएसपी है। जी, जी। दुर्भाग्य ऐसा हुआ कि बहुत प्राचीन नहीं कहूंगा मैं, क्योंकि प्राचीन काल से लगता है जैसे 1000 साल पहले, 2000 साल पहले, ये केवल 150-200 साल पहले तक, 150-200 साल। हाँ, केवल 150-200 साल पहले तक भारत का समाज इसी ढंग से जी रहा था। और वो हजारों वर्षों से वैसा जीता आ रहा था। हज़ारों वर्ष। हजारों वर्षों से, मैं तो लाखों वर्षों भी कहूंगा। जी, जी। तो उतने लंबे समय से वो ऐसा ही जीता आ रहा था। उसको बदलने के प्रयास शुरू हुए, तो जीवन दृष्टियां बदलनी शुरू की गई। जैसे एक ये है कि जैसे हम कहते हैं कि कोई व्यक्ति कमाता है, नौकरी करता है, वो पैसे कमाता है। जी, जी। तो पहले क्या था कि कोई व्यक्ति पैसे कमा रहा है, तो वो केवल अपने ऊपर खर्च नहीं करता था। वो मान कर चलता था कि मेरे पैसे पर मेरे परिवार का हक है, मेरे दोस्तों का हक है, मेरे गाँव का हक, सबका है, सबका हिस्सा है। और इसीलिए वो सब पर आराम से खर्च करता था, उसको चिंता नहीं होती थी। आज क्या है? आज है नहीं, मेरा पैसा मेरे लिए, मैं केवल अपने लिए करूँगा। तो इसलिए वेदों में ये सिद्धांत है, केवलाघो भवति केवलादि। जो अकेला खाता है, वो पाप खाता है। तो अकेला खाना ही नहीं, इसलिए इसको यज्ञ संस्कृति कहा गया। यज्ञ संस्कृति। यज्ञ संस्कृति क्यों थी? क्योंकि अपने लिए करना ही नहीं है केवल। तो दूसरी बात क्या है? आइडेंटिटी क्राइसिस नहीं थी। हर व्यक्ति आज जैसे मेरी आइडेंटिटी क्या है? अपनी पर्सनल आइडेंटिटी के लिए मरा जा रहा है। और केवल व्यक्ति नहीं, तो वर्ग भी, समूह भी, अलग-अलग नए समूह पैदा किए जा रहे हैं जो अपनी आइडेंटिटी के लिए परेशान हैं। तो स्त्री का अपना एक अस्तित्व है, पुरुष का एक अपना अस्तित्व है, उसके बाद जातियों का अपना अस्तित्व है, समुदायों का अपना अस्तित्व है, फिर कई जातियों को मिलाकर तो अनुसूचित जाति का अलग अस्तित्व है, दलित का अलग अस्तित्व है, ट्राइबल्स का अलग अस्तित्व है, सबके अस्तित्व का बनाया गया। भारतीय सभ्यता कहती थी अपने अस्तित्व को विलीन कर दो, अपने अस्तित्व की चिंता ही नहीं करो, अपने अहं को गलाना यह हमारा मूल काम था, अपने अहं का त्याग करना। तो कहाँ तो अहं को त्याग करना है और कहाँ तो हम अहंकार के लिए ही मरे जा रहे हैं। तो ये जो भारतीय सभ्यता की जो इसका जो सिद्धांत था ना, यह ऐसा सिद्धांत ये सारे थे जो हम जीते भी थे। ये संघर्षों को नष्ट कर देता है। आज जो सिद्धांत बनाए जा रहे हैं, जिस पर दुनिया को चलाने का प्रयास किया जा रहा है, वो संघर्ष को पैदा करते हैं, वो हिंसा को बढ़ावा देते हैं। तो वो कहीं से भी मानवीय नहीं है। तो ये मूल विषय है जो छूट रहा है, और उसको छुड़वाने के प्रयास किए जा रहे हैं एजुकेशन के द्वारा, इकोनॉमिक सिस्टम के द्वारा, स्टेट के लॉज के द्वारा, कानूनों के द्वारा। कैसे संघर्ष बढ़े, कैसे हिंसा बढ़े, इसके प्रयास हो रहे हैं। नाम दूसरा दिया जा रहा है। नाम क्या दिया जाएगा? हमको अहिंसा मिटानी है। ठीक है, अहिंसा मिटानी है, अहिंसा को बढ़ावा देना, ये कहा जाएगा। किया जो जाएगा उसका उल्टा परिणाम होना है।
तो भाई भाई कैसे लड़ जाए, पति पत्नी कैसे लड़ जाए, पड़ोसी पड़ोसी में कैसे झगड़ा हो जाए, इसके सारे उपाय कर दिए जाए। जैसे भी आपने कहा व्यक्तिगत विकास, तो क्या व्यक्तिगत विकास ज़रूरी नहीं? रही बात जैसे आपने यज्ञ परंपरा बताया यानी दान-धन की, टाटा ने एक अपनी कंपनी ऐसे बिल्डअप करी है और वो एक ऐसा ब्रांड बन गया आज की डेट में, अगर वो कमा रहा है तभी वो दान दे पा रहा है, अगर वो कमा ही नहीं पाएगा, तो वो दान नहीं दे पाएगा। हाँ हाँ, तो वेद कहते हैं ना, शत हस्त समाहरा सहस्र हस्त संकिरा, 100 हाथों से कमाओ। कमाने को कोई मना थोड़ी कर रहा है। जी, जी। कमाना है, किसके लिए कमाना है? आज तो क्या है, आप देखिए एक एक आदमी हजारों करोड़ इकट्ठा करके रखने की कोशिश कर रहा है अपने लिए। जी, जी। वो सामाजिक काम के लिए नहीं है। टाटा का मैं एक व्यक्तिगत उदाहरणों की बात नहीं कर रहा हूँ। एक सामान्य जो हम एक आदर्श रख रहे हैं समाज के सामने में, हम क्या रख रहे हैं? एक बच्चा जब बड़ा हो रहा होता है और उसको हम क्या कहते हैं, क्या बनना? हम कहते हैं एक बड़ा अफ़सर बनना। किस लिए? ताकि तुम्हारे पास बड़ा बंगला हो, ताकि तुम्हारे पास बड़ी गाड़ी हो, तुम घूमने के लिए स्विट्ज़रलैंड जा सको। और वो जाता है। परिणाम क्या होता है इसका? मैं एक आम संकल्पना की बात कर रहा हूँ। जी, जी। रह गई बात व्यक्तिगत विकास की। अब ये बड़ा ही कठिन शब्द है, विकास। विकास किसको कहेंगे? हम विकास किसको कहेंगे? तो विकास क्या ये है कि मुझे जो संसाधन चाहिए मैं किसी तरह से भी इकट्ठा कर लूँ, चाहे किसी को मार के, चाहे किसी के कारण कोई नष्ट हो जाए, किसी सारे मानवीय मूल्यों को त्याग करके मैं इकट्ठा करूँ और मेरे पास बहुत संसाधन हो जाए। क्या ये विकास है? संसाधनों का एकत्रीकरण विकास नहीं है। विकास कहते हैं कि आपके पास संसाधन तो हों, लेकिन मानवीय मूल्यों के साथ हों। आप किसी को नष्ट करके आगे बढ़ें, ये विकास नहीं है। ऐसा नहीं है कि आजकल व्यक्तिगत विकास मानव मूल्यों को अलग करके हो रहा है। हाँ, 100% हो रहा है। मैं एक उदाहरण देता हूँ। आप बताइए कि किसी एक छोटी-सी बस्ती का उदाहरण लेते हैं। जी। कोई छोटी-सी एक बस्ती है। 10,000 की बस्ती है। 10,000 की बस्ती है तो मतलब वहाँ पर 2,000 परिवार तो होंगे, हुँ। ठीक है? आज का जो विकास का मापदंड है, उसके अनुसार हर एक परिवार के पास एक गाड़ी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? यदि एक बस्ती के 2,000 परिवारों में हर एक के पास अपनी कार हो जाए, तो वहाँ सड़क पर चलने की जगह बचेगी क्या? आप बड़े पैमाने पर सोचते हैं, ये मैक्रो था, मैक्रो लेवल पे सोचिए। भारतवर्ष में यदि आज कितने 25 करोड़ परिवार होंगे? आज के हिसाब से 25 करोड़ परिवार? तो 25 करोड़ परिवार में हर एक परिवार के पास 1 कार, 1 मोटरसाइकिल, इतना न्यूनतम हो जाए, तो आपके पास सड़क पे चलने की जगह बचेगी क्या? तो आपके अकॉर्डिंग तो आप कहेंगे नहीं, मैं ये बता रहा हूँ, तो आप क्या करेंगे? आप ये मानकर चलते हैं कि 25 करोड़ में से 1 करोड़ लोग खूब धनी बनेंगे और 24 करोड़ लोग निर्धनता में जिएँगे, तभी ये विकास का ये मॉडल संभव है। इसके बिना संभव ही नहीं है। आपने जो विकास का जो हमने जो विकास का मापदंड स्वीकार किया है कि एक मनुष्य विकसित है, मतलब उसके पास एक इतना बड़ा बंगलो है, इतनी सारी गाड़ियाँ हैं, इतने सा नौकर आराम से वो जी रहा है, इतना धन है। ये हर एक को अवेलेबल ही नहीं हो सकता। असंभव है ये। सारे यदि कहा जाता है अमेरिका जिस लाइफ़स्टाइल को जीता, अमेरिका का संभ्रांत वर्ग, पैसा वाला वर्ग, समझे? क्योंकि अमेरिका में भी वो तबका है जो बहुत ही खराब हाँ, ज़िंदगी जी रहा है। बिल्कुल। जिस लाइफ़स्टाइल की वकालत अमेरिका करता है, जिसके लिए हम भारत अंधानुकरण कर रहे हैं, उसके पीछे दौड़ रहे हैं पागलों की तरह, वो यदि भारत विश्व के सभी लोगों को उपलब्ध करानी है, तो कम से कम 7 पृथ्वियाँ लगेंगी, जो डोंट हैव द रिसोर्सेज़। तो इसका मतलब यही हुआ कि कुछ लोगों को कुचला जाएगा और कुछ लोग ऐश करेंगे। तो ये तो एक इसको कहते हैं स्ट्रक्चरल वायलेंस। वायलेंस के कई प्रकार हैं। एक वायलेंस है कि हमने सीधा-सीधी आपकी हत्या कर दी। एक प्रकार है कि हमने आपकी हत्या नहीं की। हमने ऐसी व्यवस्थाएँ बनाई कि उस व्यवस्थाओं में आप मरने के लिए मजबूर हैं। हमने सीधा आपको कुछ नहीं किया, लेकिन आप लाचारी में उस गरीब जैसे जो आत्महत्याएँ हो रही हैं गरीबी के कारण, वो स्ट्रक्चरल वायलेंस है। ऐसे तो अगर हम देखें अपने प्राचीन भारत में भी है जैसे राजा-महाराजा थे, तो वो बहुत ज़्यादा देखते और बाकी की जो प्रजा थी वो थोड़ी बिलो थी। तो ये तो मेरे हिसाब से हर समय, हर युग में ये चीज़ें होती ही होती हैं। इसको हम नकार नहीं सकते। नहीं नकार सकते। है, ये मैं मानती हूँ कि हाँ, जैसे बोला जाता है कि एक डेवलपमेंट हो, सस्टेनेबल हो। आज सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं हो रही है। आजकल डेवलपमेंट का मतलब ही एकदम अलग हो गया है। तो आपके विचार से मॉडर्नाइज़ेशन और रिच मेंटालिटी इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? पहले भी थी। हमेशा राजा बहुत समृद्ध होते थे, प्रजा सब गरीब होती थी। ये एक वीक कांसेप्ट है। राजा समृद्ध होते थे, मतलब क्या होता था? विचार कीजिए। राजा के पास एक महल होता था, ठीक है? राजा को पहनने के लिए रेशमी वस्त्र मिलते थे, ठीक है? राजा के पास अंगरक्षक होते थे, राजा को पहनने के लिए वस्त्राभूषण जो है आभूषण जो होते थे स्वर्ण और रत्न जटित आभूषण जी, होते थे। ये 3-4 चीज़ें। राजा चलने के लिए हाथी पे चलता था या रथ मिलता था, बिल्कुल सही बात। ठीक है? ये सारी चीज़ें उसके शौक के लिए। खाने के लिए उसके सोने-चांदी के उसके बर्तन होते थे। बिल्कुल। ये उसकी समृद्धि का प्रतीक था, करेक्ट? अब विचार करना शुरू कीजिए एक-एक करके। महल क्यों होता था? हल महल इसलिए होता था क्योंकि राजा को कई सारे काम करने होते थे और उसके संपादन के लिए बड़ी संख्या में लोग रहते थे उसके साथ। जी, वो अकेला नहीं रहता था।
राजा, रानी और राजकुमार केवल इतने के रहने का महल नहीं होता था। यदि आपको ये जानना हो तो आप भारतवर्ष के किसी भी किले में जाएं और पता करें। जिनकी हवेलियां थी जो जागीरदारों की, उन जागीरदारों की हवेलियों का पता करें। जागीर हाँ, जो जागीरदार, राजा तो बड़ा हो गया, हम तो नीचे लेके आ रहे हो। जो जागीरदार थे उनको हवेलियां मिलती थी, लेकिन हवेलियों में कौन रहता था? तो ये महल की व्यवस्था है, जागीरदारों के लिए हवेलियों की व्यवस्था है, वो केवल इसलिए नहीं है कि उनको एक बड़ा प्लेस देना है, तो उनको वहां पर उनके और भी लोग रहने हैं, तो आमजन भी रह रहा है और उनके सुरक्षा की व्यवस्था है। वहां पर भंडार इकट्ठा किया गया है, वहां कोष है, इसीलिए वो व्यवस्था दी गई है। और इसके बाद भी आदर्श क्या है? आदर्श यह है कि राजा रघु उनसे जब कौत्स मांगने गया है कि मुझे इतनी स्वर्ण मुद्राएं गुरु दक्षिणा में देने के लिए चाहिए, तो वो देख रहा है कि वो सारा दान कर चुके हैं और मिट्टी के बर्तन में खाना खा रहे हैं। तो राजा के लिए आदर्श ये है कि वह भी सुखोपभोग में न जिए। राजा भी अपनी सारी, एक तो संपत्ति उसकी व्यक्तिगत है नहीं, संपत्ति राज्य की है, लेकिन जो उसकी व्यक्तिगत संपत्ति है, राजा क्या कर रहे हैं? तो राजा रघु सारा दान कर रहे हैं और मिट्टी के बर्तनों में भोजन कर रहे ये जो परंपरा हैं। ये हमारे यहाँ आदर्श है। इसका अर्थ यह है कि राजा से ये अपेक्षा है कि वह अपने व्यक्तिगत सुखोपभोग के लिए नहीं जिया है। आदर्श हमेशा पूरे तरह नहीं होते हैं, पहली बात तो ये थी। तो ये थोड़ा बहुत ऊंच नीच हमेशा होगा, लेकिन हम एक जन सामान्य के सामने में राजा वाला जीवन जीना चाहिए, ये कभी नहीं रखा गया। ये हमेशा तय रखा गया कि एक राजा होगा, उसको इतनी सुविधाएं हम देंगे और बाकी लोग अपना जीवन सादगीपूर्ण जिएंगे। राजा भी सादगीपूर्ण जिएगा, राजा नहीं जिएगा कि उसको बहुत ये जीना है। और जब जब ऐसे राजा हुए जिन्होंने सुखोपभोग में जीवन व्यतीत किया, उसकी उनको हटाना पड़ा। जैसे राजा वेन था, सबसे पहले उसको हटाना पड़ा। हमने नंद का नाम सुना है, नंद को हटाना पड़ा, उसकी जगह पर हमें चंद्रगुप्त मौर्य को लाना पड़ा। बड़ी श्रृंखला है, ये चेंज करना पड़ता है। जैसे हम देखते हैं, समय-समय पे चेंजेस होते रहते हैं और आपने जैसे बताया राजा अपने सुखों को ध्यान में ना रख के प्रजा के सुखों को देखे। तो राजा उसके जो मूलभूत सिद्धांत, उसकी एक विकास की प्रणाली है। तो वही जैसे आज हम देखते हैं, आज भी वही चीज़ है, व्यक्तिगत जो विकास है, व्यक्तिगत किस प्रकार हो रहा है, उसके मूलभूत सिद्धांत क्या हैं, उसकी सोच क्या है, उसकी परवरिश कैसे, उसका एनवायरनमेंट मैं कैसा यही कह रहा हूँ है, ना, नहीं नहीं नहीं, मैं यही कह रहा हूँ, मैं यही कह रहा हूँ, फिर से मैं बता रहा हूँ कि विकास का मापदंड क्या हो। जैसे विकास सस्टेनेबल विकास होता है, सस्टेनेबल तो दुनिया में कुछ नहीं। मैं बच्चा था, मैं युवा हुआ, वो सस्टेनेबल नहीं है। मैं वृद्ध होऊंगा, वो भी सस्टेनेबल नहीं है। मैं मर जाऊंगा, दैट इज ऑल्सो नॉट सस्टेनेबल। मैं फिर पैदा होऊंगा, ये चक्र है। सस्टेनेबल दुनिया में कुछ नहीं होता, एक चक्र चलता है। साइकिल ब्रेक नहीं होनी चाहिए, चक्र नहीं टूटना चाहिए। विकास का चक्र चलेगा, उसमें टूटन नहीं आना चाहिए। तो क्या करेंगे हम ये करेंगे जो हमारे यहाँ संकल्पना है कि हम जितना लेंगे उतना हम देंगे। ये साइकिल है। आप ऑक्सीजन साइकिल पढ़ा होगा, नाइट्रोजन साइकिल पढ़ा होगा आपने। तो हमने उसमें ये पढ़ा होगा कि ऑक्सीजन इतनी खपत होती है, तो फिर वो टूट जाता है, फिर वापस ऑक्सीजन बनकर वो पहुंच जाता है। ये एक साइकिल चलती है। डेवलपमेंट का अर्थ ये होता है कि एक साइकिल चलेगी, वो साइकिल ब्रेक नहीं होनी चाहिए। आज वो साइकिल हमने ब्रेक कर रखी है। अच्छा, ठीक है। दूसरा, मनुष्य के विकास का अर्थ ये होता ही नहीं है कि कितने संसाधन है उसके पास। राजा बनना विकास का कारण नहीं माना गया। राजा बन गया कोई तो बहुत विकसित हो गया, ये तो सोचा ही नहीं गया कभी हमारे यहाँ। जो ज्यादा विकसित हुआ वो जंगल चला गया। भर्तृहरि राजा थे, जब उनके विकास हुआ उन्होंने छोड़ दिया राज्य को और जंगल चले गए। धृतराष्ट्र की कहानी आप पढ़िए, जब तक धृतराष्ट्र जो है वो प्रपंचों में फंसे रहे, उनकी कितनी निंदा है। बिल्कुल सही। महाभारत हो गया, उनके सारे बेटे मारे गए और उसके बाद उन्होंने लास्ट में एक्सेप्ट किया कि वो गलत थे, उन्होंने स्वीकार किया, यानी उनका विकास हुआ। जब उनका विकास हुआ तो उसके बाद उन्होंने कहा राज्य तुम संभालो, मैं अब जंगल जाता हूं। हमारे यहाँ विकास की संकल्पना दूसरी है। हमारे यहाँ जो विकास है वो मेटेरियलिस्टिक है ही नहीं, क्योंकि मनुष्य मेटेरियलिस्टिक नहीं है। मनुष्य जो है कहते ही तब है जब वो मेटेरियलिस्टिक को छोड़ता है। हम मैं एक सामान्य बात बताता हूँ, ढेर सारे बंदर हैं और उनके बीच में आप केले फेंकिए, क्या होगा? सभी की सभी लूटेंगे उस केले को। बिल्कुल सही बात। आप ढेर सारे कुत्ते हैं, उनके बीच में रोटियां फेंकिए, क्या होगा? चिल्ल पौ मच जाएगी ना। यदि मनुष्य भी वही कर रहा है तो उसमें कुत्ते में और बंदर में अंतर क्या है? मनुष्य यदि उसके पास संसाधन आएंगे तो वो ये देखेगा कि मेरे पास ही में ये बैठा है, इसको भोजन तो जरूरत तो नहीं है, ये भूखा तो नहीं है, तुम पहले खा भाई, फिर मैं खाऊंगा। हमारे यहाँ ये अतिथि यज्ञ कहलाता था, बिना किसी को खिलाए हम खाना नहीं खाते। ये बहुत स्थूल रूप है, मैं इसका बृहद रूप भी बताऊंगा, इसका बृहद रूप भी है। देखा जाए तो ये आज भी है। बहुत से लोग ऐसे हैं या बहुत से नहीं मतलब सभी लोग ऐसे हैं जो दान धर्म पे भी विश्वास करते हैं और ये भी ध्यान रखते हैं कि अतिथि देवो भव। दान धर्म जो है हमारे यहाँ, वो संपोषणीयता के सिद्धांत पर आधारित है। देखिए, एक मैं इसका उदाहरण देता हूँ। जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है कि पहले वस्तु विनिमय का सिद्ध काम चलता था, मुद्रा नहीं थी। ऐसा कभी नहीं हुआ विश्व में जब मुद्रा नहीं थी। मुद्रा हमेशा थी। वस्तु विनिमय कभी भी, मुझे लगता है कि बहुत किसी इलाके में रहा होगा तो मैं नहीं वो कहता क्या है। विनय है मतलब बार्टर सिस्टम। हाँ, बार्टर नहीं, मैं बार्टर वही बता रहा हूँ। भारतवर्ष में बार्टरिंग नहीं है। बार्टरिंग किसको कहते हैं? कि आपसे मैंने 1 किलो चावल लिया, बदले में आपको आधा किलो या पौना किलो या 1 किलो दाल दी। ये बार्टरिंग है। हमने तय किया, इतना सामान के बदले में मैं इतना सामान दूंगा। जब ये रेट फिक्सेशन होगा दैट इज कॉल्ड बार्टरिंग। लेकिन यदि रेट फिक्स नहीं है तो आप बताइए,
मैंने माता-पिता की मैं सेवा करता हूँ। हुँ। अब माता-पिता मुझे ₹1 देते हैं। क्या ये बार्टरिंग है? नहीं। ये बार्टरिंग नहीं है। हुँ। सिमिलर चीज़ है, गाँव का एक विद्वान व्यक्ति गाँव के सारे बच्चों को पढ़ाता है और उसके सारे भौतिक चिंताएँ गाँव के लोग पूरा करते हैं। ये बार्टरिंग है? नहीं है। ये एक-दूसरे की आवश्यकता को पूरा करना जी। है ना? संपोषणीयता कहते हैं इसको। तो भारत में जो सिस्टम था और ये 18वीं शताब्दी तक सिस्टम था, वो संपोषणीयता का था। गाँव में एक नाई होता था, वो गाँव के ब ब सभी लोगों के बाल-वाल काट देता था, दाढ़ी-वाढ़ी बना देता था, पैसा नहीं लेता था। अनाज भी फिक्स नहीं था कि इतना अनाज बदले में लूँगा, लेकिन उसका इतना तय था कि जब फसल होगी, तो उसके लिए एक मोटरी अलग से बंधेगी और वो उसके घर पहुँच जाएगी। इसके बाद कोई भी त्योहार आएगा, उसके घर में कोई शादी आएगी, तो उससे पूछा जाएगा, "क्या-क्या आवश्यकता है तुमको?" "ये-ये।" "ठीक है, इतना सामान ले जाओ।" जी। लेकिन ये नहीं पूछा गया कि बदले में तुमने कितनी दाढ़ी बनाई, बदले में तुमने कितनों के बाल काटे। उसका हिसाब ना ये लिखा है, ना उसने रखा है, ना उसने हिसाब रखा है। ये बार्टरिंग नहीं है, ये संपोषणीयता है। तो हम चाहे वो काश्तकार होगा या ये बढ़ई होगा या लुहार होगा या सुनार होगा, सबकी संपोषणीयता के सिद्धांत पे काम चल रहा है। एक सुनार का मामला थोड़ा अलग हो जाता था क्योंकि वो थोड़ी महँगी वस्तु होती थी। वो व्यक्तिगत श्रम वाली मामला नहीं है वहाँ पे। तो जब वहाँ वस्तु विनिमय वहाँ पर आएगा, ठीक है ना? वहाँ पर मुद्रा आई, स्वर्ण मुद्रा से ही चलेगा। तो कहाँ मुद्रा लगेगी, कहाँ संपोषणीयता का सिद्धांत लगेगा, ये समाज जानता था और उसका उपयोग करता था। और राजा ये ध्यान रखता था कि इस संपोषणीयता के सिद्धांत का पालन चलता रहे निर्बाध रूप से। बस तो इसको नहीं कहेंगे ना कि मेरे पास कितनी कारें हैं, मेरे पास कितना बड़ा बंगला है, इसको तो विकास कहेंगे नहीं, आज तो यही विकास माना जा रहा है। जी। अब जैसे आजकल हम देखते हैं कि सोशलाइज़ेशन बहुत हो रहा है, मतलब सोशल मीडिया पे हमारे जो यूथ हैं या हर एक एज ग्रुप के हम पर्सन को सोशल मीडिया पे हम देख सकते हैं कि सोशल मीडिया क्या चीज़ प्रमोट कर रहा है। क्योंकि कई बार हमें लगता है कि सोशल मीडिया बहुत अच्छी चीज़ें प्रमोट कर रहा है, जैसे जो हमें नहीं पता है वो चीज़ें भी हमें आसानी से एक्सेस हो जाती हैं, हम समझ सकते हैं। पर बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो उसमें नेगेटिव वे में शो होती हैं। बहुत सी चीज़ें सही हैं और बहुत सी चीज़ें नहीं भी हैं। आजकल मॉडर्न की परिभाषा ही बदल गई है। जैसे कोई एक बियर के ऊपर ले लो, एक लीकर के ऊपर ले लो। आजकल कॉलेजेज़ में ड्रग्स हैं, बियर हैं, ये चीज़ें बहुत आसानी से एक्सेस हो जाती है स्टूडेंट्स को। तो अगर कोई व्यक्ति है, मतलब कोई बच्चा है, वो अपने घर से मूलभूत सिद्धांत और अपनी अलग ही विचारधारा लेके वहाँ पे जाता है। अब उसका क्या है कि हाँ, मेरे ये मूलभूत सिद्धांत है, मैं ये चीज़ नहीं ड्रिंक मतलब ये नहीं लेता हूँ। तो हमारा मूलभूत कल्चर है, वो चीज़ उससे कैंसल हो रही है। ये समाज में हमेशा रहेगा हुँ, कि मूल्यों में और उसके अवमूल्यन में ये संघर्ष चलता रहेगा, वो होता ही है। पहले भी नशा होता था, आज भी नशा होता है। अंतर इस बात का है कि हमने डूज़ एंड डोंट्स को आज खत्म कर दिया है। डोज़ एंड डोंट्स विधि निषेध कहते हैं हिंदी में। तो विधि क्या है, निषेध क्या है? ये विधि निषेध सबके लिए सामान्य कॉमन साझा नहीं हो सकते, अलग-अलग होते हैं। जो विधि निषेध बेटे के लिए हैं, वो विधि निषेध बाप पिता के लिए नहीं है। जो पिता के लिए है, वो बेटे के लिए नहीं है। जो विधि निषेध हम माँ के साथ व्यवहार करेंगे, वो हम पत्नी के साथ नहीं करेंगे। जो पत्नी के साथ करेंगे, वो बहन के साथ नहीं करेंगे। जो हम बहन, पत्नी और माँ के साथ करेंगे, वो हम बाहर अपनी स्त्री सखियों के साथ नहीं करेंगे। वैसे ही हर एक के साथ वो कस्टमाइज़ होगा, वो बदलेगा, विधि निषेध। विद्यार्थी का विधि निषेध क्या है? एक विद्यार्थी कैसा जीना चाहिए? ये हमारे यहाँ शास्त्र में बहुत स्पष्ट वर्णन है। तो उसको श्रृंगार की कोई वस्तु इस प्रयोग ही नहीं करनी है। श्रृंगार मना है। श्रृंगार हमारे यहाँ लड़कियों के लिए, विद्यार्थी जीवन में नहीं है। श्रृंगार प्रारंभ होता है विवाह से। विवाह पुरुष श्रृंगार नहीं है, भारतवर्ष का चिंतन में नहीं है, परंपरा में नहीं है। वो आता ही वहाँ से है। तो इसीलिए वहाँ पर आप देखेंगे हल्दी का जो सिस्टम है, पहली बार उपटन लग रहा है भई। इसलिए हल्दी से 4 दिन लगते थे उपटन। 3 दिन मिनिमम है। 5 दिन का भी सिद्धांत था, 5 दिन चलेगा। क्यों? क्योंकि अब शुरू किया ना उसने श्रृंगार, तो उसको चमकाना है। वो एक प्रकार का फेशियल है, ब्यूटी पार्लर, स्पा है। जी, जी। इसी प्रकार पुरुषों के लिए भी है। जब ये विद्यार्थी जीवन है, तो जूता नहीं पहनेंगे, छत्र नहीं लेंगे। क्यों? हमको प्राकृतिक चीज़ों को सहन करना है। बाल नहीं बनाएँगे, शीशा नहीं देखेंगे। तो जब इतना नियम है, विधि निषेध है, तो शराब पीना कहाँ से आएगा? हुँ। तो हमने क्या किया, जो विधि निषेध हम हमारी परंपरा में आ रहा है, वो हमने सीखा घर में। लेकिन स्कूल कॉलेज में गए, वहाँ टोटल इसका विपरीत यूरोपियन कल्चर वहाँ पर है। तो वहाँ पर क्या है, ये ईसा की देह है, आओ इसे खाएँ, तो मांस बाँट के खा रहे हैं। ये ईसा का लहू है, आओ इसे हम पिएँ, तो शराब बाँट के पी रहे हैं। शराब यूरोप में कॉमन कल्चर है, नहीं था पहले। वो आया, बीच में आया और उसको कॉमन बनाया हुँ, हुँ। बाद में। तो क्या है ना कि वो हम उसका नकल कर रहे हैं। एक बात और बताऊँ, भारतवर्ष में सभ्यता के नाम पर, विकास के नाम पर, आधुनिकता के नाम पर मध्यकालीन यूरोप की नकल चलती है। भारत में आधुनिक यूरोप की नकल नहीं चलती है। मध्यकालीन यूरोप में जैसे वो रहते थे, जैसे वो करते थे, हम उसकी नकल मारते हैं। और वो यूरोप का जो मध्यकाल है ना, 150 वर्ष पहले तक है। वो आधुनिक नहीं बन गया 150 वर्ष पहले। वो कहेंगे कि हमारा 14वीं शताब्दी में य मध्यकाल खत्म हो गया, अब या 16वीं में खत्म हो गया, रेनेसां पीरियड हो गया, उसके बाद हम आधुनिक हो गए। नहीं हुए, कहने में है, ये कागज़ी बातें हैं। वास्तव में यूरोप की स्थिति क्या है, 18वीं शताब्दी तक हम
पढ़ के देखिए विक्टोरियन काल इन इंग्लैंड में क्या चल रहा है, फ्रांस में क्या चल रहा है। 1789 में, 1789 में रोटी के लिए मर रहे हैं। लड़ाई किस चीज की थी? रोटी नहीं मिल रहा है। रोटी क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि कब्जा जमा करके एक नोबल वर्ग है वो जमा के बैठा है। स्वाद चल रहा है। उपनिवेशवाद नहीं है वहां, वहां पर उपनिवेश सामंतशाही है, सामंत। सामंतशाही है। उसके विरोध में हो रहा है। विरोध में क्यों हो रहा है? क्योंकि रोटी उपलब्ध नहीं है, खाना नहीं उपलब्ध है। यदि भोजन उपलब्ध होता ना तो नहीं होता। 1789 में यूरोप में लोगों को भोजन उपलब्ध नहीं है, ये स्थिति है उसकी असली। तो क्या है कि वहां उस कालखंड में वो क्या कर रहे थे, हम उसका नकल मार रहे हैं। एनसीईआरटी क्या पढ़ा रही है? परिवार मतलब हॉब्स का सिद्धांत। क्यों भाई, हॉब्स कब हुआ है? 17वीं शताब्दी में। 17वीं शताब्दी में जिनको खाने पीने का ठिकाना नहीं है, मारा मारी में जी रहे हैं, 100-100 साल तक लड़ाइयां होती हैं वहां पे, और वो बीमारी से एक बार एक प्लेग आता है तो अब 20% यूरोप मर जाता है। उस कालखंड के सिद्धांत की आप नकल मार रहे हैं अपने यहाँ। हम मध्यकालीन यूरोप की नकल मारते हैं और इसीलिए हम इन चीजों में फंसे हैं। तो भारत में घर में तो हम भारतीय परंपरा सीख रहे हैं, लेकिन स्कूल कॉलेज में हम यूरोपीय परंपरा सीख रहे हैं। वो यूरोप की नहीं, मध्यकालीन यूरोप की वो उसको हम कहेंगे क्या, बड़ा ही पिछड़ी हुई परंपराओं को हम स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। ये संघर्ष है। तो यही तो बात है। जब भारतीय परंपराओं का या भारतीय सिविलाइजेशन इतनी बढ़िया है, मतलब इंडियन सिविलाइजेशन देखी जाए तो बहुत अच्छी मानी जाती है। तो फिर ऐसा क्यों है कि आज का यूथ है या फिर कोई भी वर्ग है, वो मूव ऑन होता है वेस्टर्नाइजेशन की तरफ, वो मॉडर्नाइजेशन की तरफ मूव ऑन होता है। उसका एक बड़ा कारण क्या है कि यद्यदा चरति श्रेष्ठ तत्तदेवे तरोजरा, ये नियम है संसार का, भगवत गीता में कहा है। श्रेष्ठ लोग जैसा आचरण करेंगे वैसा ही बाकी जन करेंगे। महाजनो ये गता सा पंथा, जो महाजन मतलब समाज का जो प्रतिष्ठित वर्ग है, जिसको प्रतिष्ठित माना जाता है, हो जाता है। तो प्रतिष्ठित वर्ग कौन होता है? राजन्य वर्ग प्रतिष्ठित वर्ग होता है, विद्वान वर्ग प्रतिष्ठित होता है, ठीक है, श्रेष्ठी वर्ग प्रतिष्ठित होता है। 3 वर्ग मैंने बता दिया, यही 3 वर्ण भी है, ध्यान रखना। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, यही हुआ। राजन्य वर्ग ये छात्र वर्ग है, जो विद्वान वर्ग है ये ब्राह्मण वर्ग है, जो श्रेष्ठी वर्ग है ये वैश्य वर्ग है। ये 3 के जो मान्य लोग हैं वो जैसा आचरण करेंगे वैसा पूरी बाकी समाज पीछे चलेगा। तीनों, हमने तीनों जगहों पर उनको बैठा रखा है। तो विद्वान जो है, जो विद्वान कहे जा रहे हैं आज के, उनको भारतीय परंपराओं के अध्ययन ही शून्य है उनका। वो यूरोप के सिद्धांतों, मध्यकालीन यूरोप को पढ़ करके बड़े हुए हैं, मध्यकालीन यूरोप से वो सारी प्रेरणा ग्रहण करते हैं। तो सामान्य जन को उधर ले जाना बड़ा सरल। दूसरा क्या है, आप ये सोचो, बताओ मुझे, उपवास करना सरल है या बढ़िया भोजन करना सरल है? क्या सरल है? अच्छा भोजन का। अच्छा भोजन करना सरल है। यदि एक बच्चा बड़ा हो रहा है, ठीक है, उसके अंदर यौन इच्छाएं जग रही हैं, सहजता से किसी के भी साथ सहवास करने मिल जाए वो सरल है, या वो अपने को संयम से रखे, नियंत्रण करे, ये सरल है? क्या सरल है? जो सहजता से उपलब्ध हो जाए। बस वो करिए। विकृतियां हमेशा सहज होती हैं, उधर जाना सरल होता है। हमने देखा यहाँ पर सामान सोने की मोहरें रखी हैं, वो उठा लेना आसान है या नहीं नहीं ये मेरा नहीं है मैं नहीं लूंगा, ये करना आसान है, उठा लेना आसान, ठीक है ना। हमेशा संयम कठिन होता है, उसकी शिक्षा देनी पड़ती है, उसकी प्रेरणा देनी पड़ती है, समाज को जीना सीखना पड़ता है। कुत्तों की तरह लड़ करके खाना ये तो सब बहुत सहज कर लेता है, ठीक है ना। ये जो पशु प्रवृत्ति को बढ़ाने का काम हो रहा है ना, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये सहज है, ये करना। और हम कहेंगे किसी को कि तुम सिगरेट पी लो, तुम शराब पी लो, तुम मांस खा लो, वो बहुत अच्छा, खाने में तुमको कोई चिंता नहीं करनी, ये खाना कि नहीं खाना, और ये सोचना कि ये मैं खाऊं कि नहीं खाऊं, तो फिर दोनों में अंतर है। तो क्या होता है कि बच्चों को, बच्चा जब आप याद करिए बचपन में मिट्टी खाता है कि नहीं, आप कहते हैं कि नहीं उसके अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को खाने दिया जाए? नहीं ना, नहीं खाने देंगे। क्यों? वो गलत है। भक्ष्या भक्ष्य विचार, ये चिंतन गायब क्यों हो रहा है? तो ये सारे डूज एंड डोंट्स, विधि निषेध हमने गायब कर रहे हैं, और यार ला रहे हैं ना, तो हम यूरोपीय शैली से ला रहे हैं, और वे मध्यकालीन यूरोप, आधुनिक भी नहीं, क्योंकि आधुनिक यूरोप में बदल रहा है, उन्होंने समझ रहा है, वहां समझ में आने लग गया है कि गलती कर रहे हैं। तो यूरोप में, अमेरिका में ब्रह्मचारी एक कलम बन रहा है कि जो 25 वर्ष तक अपना वर्जिनिटी लूज नहीं करेंगे वो उस क्लब के सदस्य बन सकते हैं। क्यों भाई, 25 साल तक क्यों वर्जिनिटी आप लूज नहीं करना चाह रहे? 12-13 साल में कर रहे हैं वहां बच्चे, 12-13 साल के बच्चे वर्जिनिटी लूज कर रहे हैं। वहां पर ये एक टेंशन है बच्चों को, अभी तक तो था ही। तुम 15 साल के हो गए, तुम्हारी वर्जिनिटी लूज नहीं हुई, कैसे तुम कायर आदमी हो? वहाँ पे ये वर्जिनिटी लूज करना ये बनता था। हम भारत में वही जा रहे हैं ना, कि वर्जिनिटी लूज कर सकते हैं, विवाह नहीं करने देंगे। क्यों? विवाह जिम्मेदारी लाता है ना। हम यदि विवाह कर लेते हैं तो मेरे ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है। जिम्मेदारी नहीं, उच्छृंखल जीवन की ओर हम युवाओं को प्रेरित, ये पूरी व्यवस्था है। तीनों व्यवस्थाएं, आर्थिक, शैक्षणिक और प्रशासनिक। अब जैसे अभी आपने विवाह के बारे में बोला, ऐसे वेस्टर्नाइजेशन में या हम मानते हैं कि वहाँ पे प्रमोट होता है लिव इन रिलेशनशिप। आजकल ये भारत में भी बहुत देखा जा रहा है, और एक तबका इसमें कहता है कि हम पहले एक दूसरे को जान ले तब हम मूव ऑन होए, तो डिवोर्स की जो होती है प्रक्रिया वो चीज़ों से बच जाएंगे। एक एक तबके का मानना ये है,
कि अगर हम लिव इन रिलेशनशिप में ना रहे, डायरेक्ट मतलब मैरिज करते हैं, तो जैसे अभी आपने बताया रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वगैरह आती हैं, बट तब भी ये इश्यूज़ क्रिएट होते हैं और तब डिवोर्स वगैरह ये सब चीज़ें जो भी है ये प्रोसीडिंग होती है। तो आपका कहना क्या है? मतलब क्या चीज़ आपको लगती है कि लिव इन रिलेशनशिप ठीक है या नहीं है? जो आजकल ये चीज़ चल रही है। देखिए, जो सहज होता है वो ठीक है। यदि सहजता से कोई रह रहा है, तो उसको रहने दो ना, क्यों परेशान कर रहे हो? लेकिन ये सहजता से हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। ज़िम्मेदारी से भागने के लिए लिव इन में जा रहे हैं। इसलिए नहीं जा रहे हैं कि आपको समझना है। समझ तो आप पूरे जीवन साथ रहेंगे, उनसे पूछ लिए वो नहीं समझ पाते हैं। मैं बता दे रहा हूँ, 50 साल के मैरिड कपल से पूछिए, आपने अपनी पत्नी को पूरी तरह समझ लिया है क्या? वो कह जाएँगे। पत्नी से पूछिए, आपने पति को पूरी तरह समझ लिया ना? मनुष्य एक कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है भाई, उसको समझना इतना सरल है क्या? बहुत कठिन है। तो जो 50 साल साथ रह के हम नहीं समझे, आप सोच रहे हैं 2 साल साथ रह के समझ लेंगे, पहला। दूसरी बात बताइए, लिव इन रिलेशनशिप का परिणाम क्या हो रहा है? लिव इन रिलेशनशिप आप कहाँ से लेके आ रहे हैं? यूरोप यूरोप, में। अमेरिका से लेके आ रहे हैं। बिल्कुल। वहाँ पर तलाक की दर क्या है? भारत की तलाक की दर क्या है? यदि लिव इन रिलेशन से तलाक हटते, तो वहाँ तो तलाक होनी नहीं चाहिए। वहाँ तो है ही नहीं ना। यदि लव मैरिज से तलाक हटते, तो वहाँ तो तलाक होनी नहीं चाहिए, तो वहाँ तो है ही नहीं अरेंज मैरिज। पूरे यूरोप, अमेरिका में अरेंज मैरिज नाम की चीज़ नहीं है। वहाँ माँ-बाप का कोई से नहीं है। बल्कि माँ-बाप डेली बच्चे से पूछते हैं, 18 साल का हो गया, कोई गर्लफ्रेंड बनी? ये पूछता है वो। लड़की से पूछता है, कोई बॉयफ्रेंड बना? बता देना। प्रोटेक्शन यूज़ करना बस। यही हम भारत में सिखाना चाहते हैं। एक ये नाको है भारतवर्ष में, एड्स के नाम पर बना है। वो कहता है बच्चों को बताओ कि कैसे आप कंडोम का यूज़ करें। प्रोटेक्शन सिखाओ उनको। क्यों भई, हमको संयम क्यों नहीं सिखाएँगे? हम ये क्यों नहीं कहेंगे कि विवाह तक आप ये सब चीज़ें मत कीजिए, करो बेटे, ये गलत चीज़ है। एब्सटेन क्यों नहीं करना सिखाएँगे? नहीं, वो कंडोम का प्रचार करना है ना उसको, क्योंकि यूएन से धन मिलता है उसको। तो हम क्या कर रहे हैं ना, व्यभिचारपूर्ण मतलब उच्छृंखल जीवन जीना सिखाना चाहते हैं। जी। संयम वाला जीवन सिखाना ही नहीं चाहते। भारतीय सभ्यता संयम की सभ्यता है। तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा, यजुर्वेद 40वें अध्याय का पहला मंत्र है। त्यागते हुए भोगना है। भोगने से बना थोड़ी है। भोगने का तरीका बदलना है। आहार, निद्रा, भय, मैथुनं च सामान्यमेतत् पशुभिः नराणाम्, ये बात कही गई है। मनुष्य और पशु में 4 चीजें समान है। पहला क्या है? आहार, भोजन करना, ये सामान्य, दोनों भोजन करते हैं, मनुष्य भी पशु भी। निद्रा, सोते हैं और जागते हैं। भय, भय मतलब कमजोर को डराना, बलवान से डरना। ये पशुओं में, मनुष्यों में कॉमन है। और मैथुन, प्रजनन करना, ये भी कॉमन है। यही 4 काम कर रहे हैं, तो आप दोनों तो बराबर हैं। अंतर क्या है? अंतर है धर्मो ही तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समानः। धर्म विशेष है। धर्म क्या है? तो मुझे सोना है, लेकिन अभी मुझे सोने का समय मतलब कुछ काम ऐसा है, मैं नहीं सो सकता। ठीक है ना? मैं माँ-बाप की सेवा कर रहा हूँ और मुझे नींद आ रही है, तो मैं भाग जाऊँगा थोड़ी, पहले मैं वो पूरा करूँगा माँ-बाप की सेवा का काम, फिर मैं सोने जाऊँगा। भूख लगी है, खाना सामने में रखा है, मैं तब खाऊँगा जब मुझे मालूम होगा ये खाना मेरे लिए है। मेरे लिए खाना रखा है, मैं बैठा हूँ, तो मैं बगल में मेरा दोस्त बैठा है या मेरा कोई संबंधी बैठा है, मैं पूछूँगा तुमने भोजन किया कि नहीं किया? नहीं किया, आओ खाओ साथ में, रोटी खाओ साथ में। जी, जी। ये धर्म है। और इसी तरह मैथुन का भी बात है। हमने मैथुन प्रजनन कर रहे हैं ना, तो उसके लिए क्या करेंगे? तो हमने नियम बनाया कि ब्रह्मचर्य आश्रम बनाया। स्त्रियों के लिए 18 वर्ष की आयु तय की, 16 की थी पहले ब्रह्मचर्य की आयु, और पुरुषों के लिए 24 की थी। हम इतने वर्ष तक अपने को रोकेंगे, एब्सटेन करेंगे। और 16 जो मिनिमम आयु है, ये नहीं कहा कि 15-16 होते ही ब्याह कर दो, नहीं है ऐसा। मनुस्मृति कहती है, यदि योग्य वर न मिले, तो कन्या को आजीवन अविवाहित रखो, लेकिन अयोग्य वर से विवाह मत करो। एकदम स्पष्ट रूप से मनुस्मृति कहती है। और ये भी कहती है कि यदि पिता योग्य वर नहीं ढूँढ पा रहा है, तो कन्या स्वतंत्र है अपने लिए योग्य वर ढूँढने के। लव मैरिज हुआ नहीं है। तो जब इतनी स्पष्ट बातें कही गई हैं, लेकिन 16 वर्ष से पहले नहीं। 16 वर्ष भी नहीं लिखा है, मैं बताऊँ। वहाँ बायोलॉजिकल क्लॉक बात की है। बायोलॉजिकल क्लॉक क्या है? वो चेंज होता है, हर एक में चेंज होता है। बायोलॉजिकल क्लॉक क्या है? तो रजस्वला होने के 3 वर्ष उपरांत वो कर सकती है। यानी योग्यता आ गई, एलिजिबिलिटी आ गई। कर ही लो नहीं कहा है। यू कैन डू दैट आफ्टर 3 इयर्स ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो क्या है कि जब आपका वो ये बायोलॉजिकल, तो संयम करना सीखना है ना, रोकना सीखना है। हम करें नहीं, लूज़ योर वर्जिनिटी एट द अर्लीएस्ट पीरियड यू जी, जी। गॉट योर एज। आज वहाँ शुरू हो गया है। तो यूरोप, आज का जो अमेरिका, यूरोप है, वो जो चीज़ें सीख रहा है, वो हमने उसका उस बारे में चिंतन, भारत में तो चर्चा भी नहीं। मध्यकालीन यूरोप में जो बर्बर प्रथाएँ थी वहाँ की, उनको लेके हम नाच रहे हैं। तो अगर ये जैसे ये आज के यूथ के सामने बोला जाए इस तरह से तो वो पिछड़ा वर्ग मानते हैं। अगर आप अब उनके पिछड़ा साथ बताइए, 400 साल पुरानी प्रथा तो को उन्हें हमारी भाषा ही नहीं, मुझे बताइए, पिछड़ा क्या है? 400 साल पुरानी चीज़ों को लेकर के बढ़ना या आज की चीज़ों को लेकर बढ़ना? पिछड़ापन क्या है? आप 400 साल पुरानी चीज़ों को कह रहे हैं, मैं बता रहा हूँ, मैं साबित कर सकता हूँ। हम जो कह रहे हैं वो आधुनिक है। हम प्राचीन सभ्यता की बात केवल नहीं कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ वो अत्याधुनिक बात है ये। आधुनिक मॉडर्न माने क्या होता है? हुँ। मॉडर्न माने आज से 200 साल पहले का यूरोप, ये मॉडर्न थोड़ी है। आज की बात करिए ना, आज की बात करते हैं। तो आधुनिकता यही है, ये पिछड़ापन नहीं है।
उनको गलत परिभाषाएं पढ़ाई जा रही हैं, उनको पता भी नहीं है, उनको नहीं पता कि उनको गलत परिभाषाएं पढ़ाई जा रही है। बेचारे बालक है ना, अभी तो उन्होंने शुरू किया है। जी, जी। उनको जो बड़े लोग हैं, के बुजुर्ग हैं, जो जिनको जो श्रद्धा करते हैं, अपने शिक्षक हैं, उनको मानते हैं, वो जो बता रहे हैं बेचारे वो कर रहे हैं, उनका दोष नहीं है। कोई उनको ठीक से बता दे कि ये उस कालखंड की बात है, वो खुद ही छोड़ देंगे। वो कहेंगे अरे इस पिछड़ेपन में हम क्यों पड़े हैं भाई, हम आगे बढ़े। तो जैसे अगर हम वेस्ट में देखते हैं, आजकल यहाँ पे वहाँ पे बहुत ज़्यादा है ये लिविंग कल्चर या जो भी है ना? तो वहाँ पे बहुत नहीं वो तो उनकी परंपरा नहीं, 400 साल नहीं वहाँ यही बता रहा हूँ, वहाँ ये परंपरा में था, अब ये बदल रहा है, वहाँ चेंज हो रहा है, वहाँ लोग इसके लिए अवेयर हो रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं करना। इसके लिए वो परेशान भी है, इसको वापस कैसे लाया जाए। अब कुछ चीजें क्या होती है ना, न ओल्ड होती हैं, न वो नई होती हैं, कुछ चीजें सनातन होती हैं। भोजन करना ये कहीं इसमें पिछड़ापन हो सकता है क्या? नहीं, बिल्कुल सही। नहीं हो सकता ना पिछड़ापन। पारिवारिक मूल्यों का पालन, इसमें आधुनिक और पिछड़ापन क्या होगा? जी, यदि हम अपने माँ-बाप की सेवा नहीं करते हैं, तो इसको आधुनिकता कैसे कहेंगे? और करते हैं तो इसको पिछड़ापन कैसे कहेंगे? जी, जी। यदि हम पति-पत्नी मिल-जुल कर रहते हैं, तो इसको आधुनिक या पिछड़ापन कैसे कहेंगे? यदि भाई-बहन मिलकर रहते हैं, ये तो आधुनिक पिछड़ापन नहीं है, सनातन जीवन मूल्य है। तो जैसे आपकी बातों से पता लग रहा है जैसे फास्ट फूड, फास्ट फैशन और फास्ट लाइफ ये जो आजकल 3 एफ हैं, ये चल रहे हैं कि मतलब जो चीज़ फास्ट है, हुँ। ऐसे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में भी आप देख सकते हैं, बहुत जल्दी-जल्दी नहीं, नहीं फास्ट ही चाहिए अपने चेंज को। हो रहा है। बिल्कुल। तो ये हमारी ट्रू आइडेंटिटी से हमें अलग कर रहा है या ये फास्ट कल्चर अच्छा है? नहीं फास्ट है ही नहीं, वो दिखता है फास्ट, है नहीं। फिर मैं कह रहा हूँ ये भ्रम है। भ्रम क्या है? कि हम फास्ट-फास्ट काम कर रहे हैं। अच्छा बताइए, फास्ट फूड, ठीक है? मैगी कितने मिनट में बनती है असल में? उनके प्रचार को मत बताइए। असल में कितना मिनट लगता है बनने में? चॉपिंग वेज चॉप करना होता है, सब चीज़ें करना होता है। नहीं वेज चॉप करें, 15 हम सीधा पानी उबाल के डाल के और उसमें पकाएँगे तो कितना मिनट लगेगा? 7 से 8 5 से 7 मिनट तो पक्का है ना? ठीक। 10 मिनट तो फिर भी लगेगी। नहीं हम 5 ही मिनट लेते हैं, 5 मिनट। जी, आप मैगी आपने निकाला और बनाया, बाउल में लिया, खाया, इसमें 7 मिनट 8 मिनट शुरू लग जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। अब मैं बताता हूँ, फास्ट फूड, चूड़ा निकालिए, चिवड़ा जिसको कहते हैं, पोहा जिसको कहते हैं, ओह! पानी छींटिए, तेल डालिए, नमक डालिए, मिला के खा लीजिए, ये कितना देर लगा? 1.5 मिनट। फास्ट क्या है? सत्तू लीजिए, घर-घर में सत्तू होता था, फटाफट उसको उस एक पानी लीजिए, 2 ग्राम सत्तू डालिए, एक प्याज़ चॉप करके डालिए, नमक डालिए, जीरा पाउडर पहले से रेडी रहता है, घोल लीजिए, कर पी लीजिए, 3 मिनट मैक्सिमम, 1 से 1.5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, लगना ही नहीं। फास्ट क्या है? हुँ, फास्ट का भ्रम है, वी आर डूइंग दिस फास्ट, नो। एडवर्टाइज़ मोमोज कहीं फास्ट है क्या? मोमोज बनाना फास्ट है क्या? नहीं, नहीं, नहीं है फास्ट। चाउमीन बनाना फास्ट है क्या? नहीं है फास्ट। तो आप क्या कर रहे हैं? रेडी टू ईट, रेडी टू ईट। रेडी टू ईट। जी, जी। मैगी रेडी टू ईट है क्या? चूड़ा रेडी टू ईट है, खटाक से खा सकते हैं आप, सूखा खा सकते हैं। सूखा खा सकते हैं, रोस्ट करके। हाँ, नहीं, नहीं बिना रोस्ट किए, मैं सूखा खा सकता हूँ। आप खा लीजिए, रेडी टू ईट है, दैट इज़ रेडी टू ईट, दैट इज़ फॉर हेल्थ बेनिफिट ऑल्सो, आपका हेल्थ ठीक रहेगा। भुजा, वो रेडी टू ईट है, भूज के रखा, निकाला, फटाफट खा लिया। ये है रे फास्ट, दिस इज़ कॉल्ड फास्ट। अब दूसरी भोजन छोड़ देते हैं, फैशन, जीन्स पहनना, उसके ऊपर टी-शर्ट डालना, ये फास्ट है कि हमने जस्ट से धोती को बाँधा, ऊपर से उतरी लिया, निकल गए, कौन फास्ट है? जी, जी। फास्ट धोती और उतरी है, वो नहीं है। हमने फास्ट को त्यागा है भई, हम लेथार्जिक वाला ले अच्छा, अब मैं धोती पहना हुआ हूँ, आप जीन्स पहने हुए हैं, ठीक है? हमें जल्दी से ज़मीन पे बैठ के उठ जाना है, हुँ, तो वो उठेगा कि मैं उठूँगा, धोती वाला जल्दी उड़ जाएगा। है ना? हमें दौड़ लगानी है यहाँ से वहाँ तक, हम फटाक धोती लपेटेंगे, दौड़ जाएँगे, वो दौड़ के दिखावे। फास्ट नहीं है आप, आपको लग रहा है। दिल्ली में 10 किलोमीटर की यात्रा करने में कितना मिनट लगता है? कभी अंदर मैंने 35 से 40 मिनट, लगना ही लगना है। तो घोड़ा गाड़ी से भी तो उतना ही लगता है, साइकिल से भी तो उतना ही लगता है, मर्सिडीज़ से भी उतना ही लगता है। तो फास्ट हुए कि वो आप उसी स्पीड में आए हुए हैं, पहले तो घोड़ा हुआ है ना? था, फास्ट तो फास्ट तेज़ फास्ट का भ्रम है। मन में फास्ट हो रहा है। एक आदमी बस में बैठा, घुस चढ़ा और खड़ा। बस लगभग 50% खाली थी। कंडक्टर ने कहा बैठ जा, बोला नहीं, नहीं मुझे जल्दी जाना है। जी, तो अरे बस में तुम बैठो चाहे खड़े रहो, जल्दी क्या जाओगे? बस तो जिस स्पीड जाएगी वैसे जाएगी। तो तुम्हारे खड़े रहने से बस भागने लगेगी क्या? तो हम वो हमारे दिमाग में फास्ट घूम रहा है। आई एम फास्ट, आई एम फास्ट। नो यू आर नॉट फास्ट, आपको लग रहा है। तो फास्ट का भ्रम है। भाई आप सो भी तो 9 घंटा रहे, क्यों सो रहे 9 घंटा? हम 5-6 घंटा में काम चल जाता हमारा सोने का। मैं 6 घंटे से अधिक सोता नहीं। मैं कभी नहीं सोता 6 घंटे से ज़्यादा। 5 घंटे भी सोता हूँ मैं। 6 घंटा मैक्सिमम है। बीमार हुआ हूँ, तभी मैं सोता हूँ। यदि मैं बीमार नहीं हूँ, तो मैं नहीं सोता और मैं बिल्कुल फिट हूँ, कोई दिक्कत नहीं मुझे। ये बात तो सही हाँ, है। इसलिए फास्ट का भ्रम है, चाहे वो किसी भी चीज़ में हो। क्या-क्या कहा? एक पैशन, एक फूड और तीसरा क्या था? लाइफ, फास्ट लाइफ। फास्ट लाइफ़। लाइफ़ तो अपनी स्पीड चलेगी, 24 घंटे रहेंगे। क्या फास्ट कर लोगे?
नहीं, इसका मतलब जैसे ये वर्क एफिशिएंसी घटी है। हम लोगों की वर्क एफिशिएंसी घटी है। भ्रम है कि हमने बढ़ा दिया, नहीं आपने घटी है। वास्तव में देखा जाए तो वो जितना प्रोड्यूस कर रहा है उसका प्रोडक्टिविटी डाउन हुई है, प्रोडक्टिविटी बढ़ी नहीं है। तो फास्टनेस का भ्रम है। यदि उससे भ्रम से निकल जाएंगे तो शायद प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए। हम प्रोडक्टिविटी पर फोकस करना चाहिए। जैसे कि हम देख रहे हैं, बीते कालों में कभी भी इतने तेज़ी से बदलाव नहीं आया, जो इस बार 21st सेंचुरी में हमें देखने को मिल रहा है। समय बहुत तेज़ी से बदल रहा है, लाइक इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर सप्लाई आपको आराम से मिल जाती है, इंटरनेट एक्सेस है, आप कहीं पे भी बैठ के कुछ भी कर सकते हैं। आप फैशन में कुछ भी पहन सकते हैं। तो ये जो प्रश्न आपने कहा ना कि तेजी से दुनिया बदल रही है, जी, जी। मुझे नहीं लगता कि मेरी जो पीढ़ी है उससे ज्यादा बदलाव किसी पीढ़ी ने देखे होंगे। मेरे कालखंड में पहले फोन नहीं थे, फोन आए, मेरे सामने आ गए थे, घर घर में नहीं थे। फोन लेना एक दो स्वप्न जैसा होता था या सुख स्वप्न जैसा होता था। टीवी मेरे सामने में आया जी, जी। घर घर में। बचपन में मैंने पूरे मोहल्ले में 2 घर में टीवी था। टीवी हो गया, फोन हो गया, फोन मोबाइल में कन्वर्ट हुआ, जी। मोबाइल स्मार्टफोन में कन्वर्ट हुआ, और उसके बाद कंप्यूटर्स आए। कंप्यूटर्स जो है, आपने काम किया नहीं होगा, मैंने किया है। जिस समय में विंडोज नहीं थे, डॉस पे काम होता था। डॉस पे काम होता था, लोटस कोई एक सॉफ्टवेयर था, उस पे काम होता था। मैंने किया उस पे काम, मैंने डाटा एंट्री किया उस पे। उसके बाद विंडोज आए, विंडोज पे काम किया। आज विंडोज का बहुत एडवांस्ड वर्जन सब चल रहा है। अब एआई का जमाना है, अब आर्टिफिशियल ये इंटेलिजेंस का जमाना है। बिल्कुल, बिल्कुल। आगे और पता नहीं क्या करेंगे। ये सब टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस है। जी, जी। तकनीकी बदल गई, बिजली आ गई, यानी आपने रोशनी करने का तरीका बदल दिया। रोशनी पहले भी करते थे, आज भी करते हैं, उसका तरीका बदला। ठीक है, परिणाम क्या हुआ? मनुष्य का विकास हुआ या उसका ह्रास हुआ? विकास किससे कहेंगे? यदि आप देखते थे अपनी आंखों से इतना दूर तक और अब देख पा रहे हैं इतनी ही दूर तक, तो विकास हुआ या विनाश हुआ? हुँ। पहले आप याद कर लेते थे चारों वेदों को, 20,000 मंत्र कंठस्थ कर लेते थे, सुना देते थे। आज आपको एक टेलीफोन नंबर याद नहीं होता। विकास हुआ कि ह्रास हुआ? पहले आप किसी भी प्रश्न, हम कहते थे प्रतित्वपन्न मतित्व। क्या था? आपने कोई सवाल किया, आपने जवाब दे दिया। आज आप मोबाइल का ऐप खोलते हैं कि इसका जवाब क्या देना है। विकास हुआ या विनाश हुआ? आपसे एक सामान्य पूछ लें कि भैया 4.5 गुना 5.5 क्या होगा? तब तत्काल कैलकुलेटर खोलता, आप गुणा भाग नहीं कर पाते हैं। तो ये आपका विकास हुआ या ह्रास हुआ?